नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बुद्धा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस वहीं पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो पेगासस से रिलेटेड रहेगा। पेगासस जो मामला है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, तो इसका प्रभाव लोकतंत्र पे क्या पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका प्रभाव जो है पेगासस जो मामला चल रहा है भारत के अंदर, तो ये मामला लोकतंत्र के ऊपर किस तरह से पड़ता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कल्याणकारी जो योजना है उसमें अपराधीकरण से रिलेटेड, ये अपराधीकरण क्या है कल्याणकारी योजनाओं में। आगे देखते हैं कौन। पहला जो आर्टिकल है वो है कि पेगासस जो मामला है, पेगासस पे लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको जीएस पेपर 2 का भारतीय राजनीति से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये संदर्भ क्या है? देखिए, संदर्भ ये है कि पेगासस नामक एक फोन मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये इजरायली सॉफ्टवेयर है, इसके इजराइल के द्वारा बनाया गया है, एनएसओ द्वारा। ठीक है, एक फॉर्म है एनएसओ जिनके द्वारा ये बनाया गया था। ये सरकारों को बेचा जाता है, ये कोई आम पब्लिक को नहीं दिया जाता, ये सरकारों को बेचा जाता है। पेगासस इनका कहना है एनएसओ का कि मैं इसलिए सरकार को बेचता हूँ कि सरकार के जो आतंकवाद के खिलाफ आंतरिक सुरक्षा जो है उनका, तो उनको ये संभालने में, आंतरिक सुरक्षा शांति बहाल करने में उनको ये हेल्प मिलने, इसलिए हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ये हुआ है कि इन फ़ोन के माध्यम से सरकारों ने बहुत सारे विपक्ष के नेताओं, हमारे वकील, जज, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अधिकारी है, उनका फ़ोन को टैप किया गया है, जासूसी किया गया है उनके फ़ोनों में। ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आपको आईफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में एक आपके पास चला जाता है, उसमें आपकी फ़ोटो, ईमेल आईडी निकाला जा सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। और आपके फ़ोन में कैमरा और माइक्रोफोन होता है, उसका गुप्त रूप से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कैमरे का इस्तेमाल कर लिए, इनको पता लगने लगेगा आप अभी क्या कर रहे हैं। या फिर माइक्रोफोन ओपन कर दिया गया, तो माइक्रोफोन से आप पता चलेगा कि आप यहाँ पे आसपास बोल क्या रहे हैं, कि किसी के साथ यदि आप मीटिंग कर रहे हैं, तो इनके पास ये पूरा चीज़ें डाटा चला जाएगा। समझिए, तो इससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्या है पेगासस, और पेगासस पे लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, निहितार्थ क्या है इसका। पेगासस जो है मामला, आपको ये पता है कि बिना किसी को बताए, आपको पता नहीं है, और आपका फ़ोन क्या हो रहा है, हैक हो रहा है। ठीक है, आपका फ़ोन से टाइपिंग किया जा रहा है, आपके फ़ोन में, उस फ़ोन से जासूसी किया जा रहा है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों पे हमला है, प्रतिबिंबित किया गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में मानव अधिकार में बताया गया है कि नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव, इसमें क्या पड़ता है, आपकी जो स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। यदि कोई तीसरा पर्सन आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को देखता है, आप कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे निगरानी रखा जा रहा है। निगरानी रखने का मतलब है कि आपका स्वतंत्रता प्रभावित होता है, जो कि लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है, मानव अधिकार का है। इसके अलावा इसमें निजता, गोपनीयता का बात किया जाता है। निजता को लेकर हम देखेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 21 के अंदर निजता का अधिकार दिया गया है, तो निजता को अधिकार भी इससे प्रभावित होता है। उसके बाद देखते हैं हम राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की राजनीति और सामाजिक असंतोष का बढ़ना। देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी चीज़ है, हमारे यहाँ पे अभी आप सरकार दे रख रहे हैं। सरकार, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ उतना ही बड़ी भूमिका होती है विपक्ष का भी। ठीक है, तो आप यदि मान लीजिए कि विपक्ष के नेताओं का ही आप फ़ोन टैप करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये प्रभाव है, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होने से देश की विकास होती है। ठीक है, विपक्ष क्या होता है, जनता के सामने सरकार की जो प्रॉब्लम है वो सामने लाती है कि सरकार अभी ये कर रही है। इससे क्या करेगी सरकार, क्या करती है कि हमारा क्रिटिसाइज ना हो, हमारा निंदा ना हो, इसके लिए सरकार अच्छे काम करते हैं। तो आप इस माध्यम से हमारी स्वतंत्रता के ऊपर आप क्या करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करते हैं, मीडिया कर्मी को फ़ोन टाइप करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक असंतोष बढ़ के आता है सामने, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानि पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट है कि कानून और समाज, नैतिकता। एक नैतिकता भी होती है, और कानून भी है, सुरक्षा भी है, शासन भी है। इन पे बुनियादी पे सारी चीज़ों पे सवाल उठता है। जब इस तरह का कानून व्यवस्था रहेगा, सुरक्षा रहेगा, नैतिकता रहेगा, और खासकर सरकार जब ये इस तरह का काम करना स्टार्ट करेगी, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपने आप से क्वेश्चन करना आप स्टार्ट कर देंगे, लोकतंत्र पे संदेह करना स्टार्ट कर देंगे। कि संदेह आपसे उत्पन्न हो जाएगी कि ये लोकतंत्र बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ पे हमारे ना निजता का ख्याल रखा जा रहा है, ना सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही स्वतंत्रता का ख्याल रखा जा रहा है। तो फिर किस नाम की बात
किस बात की लोकतंत्र, किस बात की डेमोक्रेसी, ये जानना सही। उसके बाद इस माध्यम से, सरकार इन माध्यमों से पता लगा लेना, कि जासूसी करवा लेना, इससे कहीं ना कहीं आप एक तरह से तानाशाह की तरफ परिवर्तित कर रहे हैं, एक लोकतंत्र को तानाशाह की तरफ परिवर्तित कर रही है। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में तानाशाह तो नहीं बनाया जा सकता है। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा शासन, यहाँ पे सभी को अधिकार है, ना कि आपको सिर्फ अकेला अधिकार है। ओके, उसके बाद है इसका है कि विधि का शासन, इसको कमजोर किया जा रहा है। विधि का शासन मतलब कि कानूनों के द्वारा शासन किया जाएगा, विधि के द्वारा शासन किया जाएगा। लेकिन यदि आप फोन टाइप करवा के जज का, वकीलों का पहले फैसला आपको पता चल जाता है ये क्या करने वाले हैं, उनको पहले ही आप यदि अनुमान ले लेंगे, कोई पुलिसकर्मी क्या करेगा, कोई अधिकारी क्या करेंगे, आप यदि इसका पहले ही अनुमान लगा लेंगे, तो क्या विधि के द्वारा जो शासन चलाया जाता है ये चलेगा? जी नहीं चल पाएगा। ठीक, इससे क्या होगा कि हमारे शासन व्यवस्था खराब होगी और ये प्रभावित होंगे। आगे देखते हैं लोकतंत्र में ये किस चीज़ों का उल्लंघन किया जाता है। हमने डिस्कस किया कि लोकतंत्र में इससे गोपनीयता का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में आपको सार्वभौमिक घोषणाएं, ये उल्लंघन होती है कि सभी का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सार्वभौमिक घोषणा नहीं हो पाती है। कहीं आप एक जगह फोन टाइप करवा के एक ही पार्टी को ही रूल करना स्टार्ट कर देगी। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिज्ञा पत्र है, ठीक है, उसको खत्म करना कहीं ना कहीं, तो इनको सारे को उल्लंघन होता है। उसके बाद खासकर एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था। ये केस था KS पुट्टास्वामी, ठीक है, ये पुट्टास्वामी केस बहुत ही फेमस है। इसमें बताया गया था कि कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की जो प्रतिबद्धता है, इसमें यह कहा गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि का दायित्व को सम्मान करने की बढ़ावा किया जाना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम 1993, क्या इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है? जी पड़ता है, इस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हम कहाँ समान कर रहे हैं? आर्टिकल 51 को भी तो हम पुट्टास्वामी केस में जो बताया गया था उसको भी तो हम खत्म कर रहे हैं। खासकर पुट्टास्वामी केस में एक और आया था, निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार हमने घोषणा किया था कि आपको निजता का अधिकार मिलेगा, लेकिन क्या निजता का अधिकार मिल रहा है? नहीं ना मिला। आपको अधिकार है उसकी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि आपके बिना अनुमति का कोई आपका फोन कॉल, या आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, क्या एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों का पता किया जाता है। वही जो अभी वर्तमान में जो घटना चल रही है पेगासस, इसी का विद्रोह करता है और इसी के विरुद्ध है। ठीक है, इन सारे चीज़ों का उल्लेख का विरुद्ध है। निष्कर्ष क्या बताया जाता है? निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि भारत के जो संवैधानिक कर्तव्य है, ठीक है, और नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार है, इसको रक्षा करना चाहिए। इनको रक्षा करने की जरूरत है, चाहे कोई भी हो। कोई जरूरी नहीं है कोई नेता हो, या फिर कोई जनरल हो, या फिर कोई वकील हो, कोई अधिकारी हो, नहीं, आपको सभी को अधिकार देने की जरूरत है, आपको सभी चीज़ों को करने की जरूरत है। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना कर देना चाहिए, और संविधान में जो विधि के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको आपको बनाने की जरूरत है। और यह अधिकार जानने के लिए है कि राजनीतिक दलों का यहाँ पे अधिकार को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपको जो पक्ष है और विपक्ष, लोकतंत्र दोनों को होती है, क्योंकि हम किस तरह से उसका क्रिटिसाइज करते हैं, किसका? चीन का हम क्रिटिसाइज करते कि नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी शासन है। क्या आपको पता है, वन पार्टी शासन रूल करेगा, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास चुनने का, तो किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का लोकतंत्र? वही चीज़ हो जाता है कि हमारा जब हमें अच्छा विपक्ष ना मिले, जब अब विपक्ष को अब फ्रीडम नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगी? स्वतंत्रता नहीं मिलेगी ना, कहीं ना कहीं बाधित होती है। उसके बाद लोकतंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद लक्ष्य समूह का निगरानी करना, और भारत की जो लोकतंत्र की कामकाज है उस पर संदेह पैदा ना करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे कार्य करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ही प्रभावित होगा, और लोकतंत्र प्रभावित होने से कहीं ना कहीं जनता को इस लोकतंत्र पे संदेह आएगा, जो सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया, पेगासस मामला किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करता है। देखते हैं आगे का आर्टिकल कौन सा। यह है कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी मुद्दे जो है ना, उसको अपराधीकरण करने से रिलेटेड है। ये GS पेपर 2 क्या भारतीय समाज से लिंक कर सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था, जजमेंट आया है, जिसमें भीख मांगने को अपराधीकरण के द्वारा इसमें दिया गया था कि भीख जो है एक अपराधीकरण कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनका कहना था पेटिशन देने वाले का कि कोरोना के मामले में जो ये फैलने का, जैसे आप रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी होती है, भीख मांगने वाले जो होते हैं वो चले जाते हैं, यहाँ पे भीख मांगते हैं, तो उनके द्वारा फैलने का सबसे ज़्यादा प्रभाव बताया जाता है कि इनके द्वारा फैला जाएगा। ये कहीं किसी के घर में जाते हैं, वहाँ पे वो देते हैं, तो उनसे फैलने का।
इन सारे चीज़ों के करने का ये यहाँ पे गया था, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, इनको खारिज कर दिया। इन्होंने क्या बनाया कि बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज करने और गठजोड़ की ओर इशारा करता है। इनका कहना है कि आप जो कल्याणकारी जो परियोजना है और लोकप्रिय, ठीक है, और कल्याणकारी मुद्दे, इनके बीच को इसको आपराधिक कानून के रूप में आप लागू नहीं कर सकते इनके, और ये एक मार्गदर्शक के रूप में बना है ये जजमेंट, ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भीख मांगने के लिए विवश किया जाना एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, ना कि ये आपराधिक मुद्दा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे कोई व्यक्ति कमजोर होता है, ठीक है, वही जाके भीख मांगता है। तो आप इससे कहीं भी ये नहीं कर सकते सरकार पीछे हटेगी कि हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, हमारी उत्तरदायित्व नहीं था। ये आपकी उत्तरदायित्व है। कहीं ना कहीं यदि कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो ये आपकी कमियां है, ये समाज की कमियां है। हम इसके लिए आगे चर्चा भी करेंगे। तो राज्य के कल्याणकारी प्रतिक्रियाओं का आवश्यकता होती है। बता कि कोई जरूरी नहीं है इसको अपराधीकरण करना चाहिए, ये राज्य का कल्याणकारी है कि आप इसको कल्याणकारी दीजिए, इनको प्रोवाइड कीजिए, खाना प्रोवाइड कीजिए, मूलभूत आवश्यकता प्रोवाइड कीजिए, ये भीख ही नहीं मांगेंगे। इससे संबंधित है, आगे देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि कल्याणकारी प्रक्रिया है, ओके, इस पर विचार करने की जरूरत है, विचार करना चाहिए। इसमें 2 उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण नंबर फर्स्ट, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट जो था, ठीक है, भीख मांगने का जो कानून था, ये कानून था 1959 में, जिसमें दिल्ली का जो एक उच्चतम न्यायालय है ना, उन्हें हर्षवर्धन बनाम भारत संघ 2018, इसमें ये कहा गया था कि भीख मांगना जो है ना, भिखारियों को भीख मांगने के लिए प्रेरित करने वाले संरचनात्मक अभावों को दूर करने के बजाय भीखों को प्रदर्शित से गायब। इनका ये कहना है, ये जो कानून है, इस कानून में ये किया गया है, इस कानून से ये किया गया है कि भीख जो मांगा जाता है, जिसके रूप से वो प्रेरित होता है, जिस कारण से वो प्रॉब्लम होता है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने इस मुद्दा को ही हटा दिया कि भीख जो मांगेगा, भिखारी जो भीख मांगेगा, ये मुद्दा ही हटा दो, समाज में रहेगा ही नहीं। आपने उसके उत्थान के लिए, आपने उसके विकास के लिए कोई काम करना नहीं चाहा, लेकिन आपने उस इशू को, ये मतलब एक होता है ना, जो भी मामला है उस मामला को ही खत्म कर दो, यहाँ से हटा दो, जिससे कि वो मामला ही नहीं रहे समाज में। तो वही चीज़ है कि ये मामला आप हटा देते हैं इस कानून को लेके, अपराधीकरण से लेके, तो क्या इससे हमारी समाज में विकास होगी, हमारे समाज की होगी? नहीं। उसके बाद दूसरा जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि जिस तरह से 3 तलाक को अपराधीकरण किया गया था, ठीक है, अपराधीकरण कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इससे कि महिला की रक्षा के लिए जो उनकी रचनात्मक लैंगिकता असमानता है, समाज में कलंक है, खराब रोजगार का विकल्प है, राज्यों के लिए जो उनका समर्थन मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं आपने इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन आपने कहाँ कर दिया, तलाक को क्या कर दिया, अपराधीकरण के मामले में बना दिया। राइटर का ये कहना है कि आप इशू को ख़त्म करना चाहते हैं, ना कि उस इशू जो प्रॉब्लम है, मुद्दा है, उस मुद्दा को समझना, उस मुद्दा पे काम करना। आप क्या करते हैं, मुद्दा ही ख़त्म कर दिए। इस 2 उदाहरण से राइटर ये बताना चाहते हैं कि आप मुद्दे पे काम करिए, नहीं कि मुद्दा को हटा ही दीजिए। आगे देखिए, हमने एक डिस्कस किया था सामाजिक आर्थिक सीमावर्तीकरण। इसका ये होना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो हाशिए पे है, खासकर प्रायः गरीब, उनके साथ शोषण किया जाता है, अति संवेदनशील वर्गों के साथ उनके साथ शोषण होता है। वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या काम करते हैं, कम भुगतान पे, खराब भुगतान पे काम करते हैं। अवैध श्रम, मतलब कि अवैतनीय श्रम, कोई उनको डेली वेजेस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कम वेजेस 100 रुपया ही है तो 100 रुपया ही में पूरा दिन काम करेंगे, ठीक है। तस्करी से रिलेटेड करना चालू कर देते हैं। यौन जो कर्म है इसमें शामिल हो जाते हैं। भीख मांगना उनके पास से एक ऑप्शन बच जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो वर्ग हाशिए पे है, वो अति संवेदनशील है। तो ये तो अपना भूख मिटाएगा ना कुछ करके, ये गरीबी तो अपना ख़त्म करने की कोशिश करेगा, मूलभूत आवश्यकता तो अपना जुटाएगा, तो उसके लिए ये काम उनको करना पड़ता है। आगे का राइटर के द्वारा आगे का राह बताया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि खासकर इन्होंने बताया कि यौन शोषण के लिए जो दलाल होते हैं या वेश्या जो होते हैं, जिनका मालिक होता है, जो इनका मालिक के रूप में काम करते हैं, उनको अपराध बताइए, उनको अपराधी आप मानिए, ना कि ये जो काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनको करना पड़ता है। ये दलाल और वेश्या जो मालिक होते हैं, उनको आप उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, अपराध ठहरा सकते हैं। ये जो काम करते हैं, ठीक है, इनके जो काम किया जाता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, अच्छी तनख्वाह वाला कोई नौकरी नहीं होती, सम्मानजनक रोजगार सृजन नहीं किया जाता, आवश्यक शिक्षा कौशल प्रदान नहीं किया जाता। आप एक बार सोचिए, आप एक मैच्योर हो, ठीक है, आप IAS की तैयारी करते हैं, तो मुझे इतना पता है कि आप एक मैच्योर स्टूडेंट हो। आप ही समझिए कि कोई व्यक्ति अच्छा तनख्वाह इसको कहीं पे मिले, उनको गरीबी उनको खाने के लिए सही मिल जाए, सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, तो क्या वह
भीख मांगना, वेश्यावृत्ति करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको सम्मानजनक जीवन जीना सभी को चाहता है, सभी चाहता है। आप उनको आवश्यक शिक्षा प्रदान करें, कौशलता प्रदान करिए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा जो है ना, उनके उपायों पे काम करने की जरूरत है। शोषण जो कार्य प्रथा है, ठीक है, उनको रोकने की जरूरत है, जिससे कि उनके और खासकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। तो इस काम में लगे भी है, तो उनकी प्रॉब्लम को समझिए, जो ये इनका पुनर्वास कीजिए, उनको वहां से लाइए, उनको बचाने के लिए काम किया जाए। इसके साथ साथ सरकार मिलकर एनजीओ के साथ भी काम कर सकती है। इसके लिए एनजीओ भी, बहुत सारे एनजीओ इनके ऊपर काम करते हैं। तो आपको इन चीज़ों को जाना है, ना कि इसको आप अपराध घोषित कर दें। आपको ये चीज़ें करना चाहिए। कोई भीख मांगता है तो उसको प्रॉब्लम देखिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। उनको खाना मिल जाए बस वो भीख नहीं मांगेंगे। आप उनको एक अच्छा रोजगार के रूप में देखिए। यदि उनको आपने पढ़ा दिया, कोई बच्चा है, देखेंगे कि दिल्ली में खासकर सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चे भीख बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो क्या कोई एनजीओ या सरकार का कोई ऐसा योजना नहीं है कि जिसके तहत ये बच्चे को यहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाए? शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यदि उनके लिए रहने का घर नहीं है तो हॉस्टल की व्यवस्था करवाया जाना चाहिए। उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो क्या ये बच्चे भीख मांगने के लिए जाएंगे? जरूर नहीं जाएंगे। कोई भी चाहते हैं सम्मानजनक जीवन हम जिए और आगे हमारा उत्थान हो, इसके लिए आप काम कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं भीख मांगना या फिर ये कल्याणकारी जो योजना होता है, ये एक समाज का और सरकार का, दोनों का विफलता माना जाता है। हम सिर्फ सरकार पे ढिंढोरा नहीं पीट देंगे कि सिर्फ सरकार ही फेलियर है, इसके लिए समाज भी फेलियर है। आप देखेंगे कि समाज में बड़े पैमाने पे जो हाशिए पे है, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, उनके आधार पे इनके साथ भेदभाव का शिकार अभी भी बना हुआ है। जो क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए, यौन कर्मियों के लिए, बधुआ मजदूरों करने के लिए, बाल मजदूरी करने के लिए अभी भी वो विवश रहते हैं, विवश होते हैं। जब आप जाते होंगे तो गाँव में ऐसा व्यवस्था रहता है या समाज में ऐसी चीज़ चलती है कि छोटे जाति के व्यक्ति होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या फिर जो गरीब है वो पढ़ नहीं सकता, ऐसा चीज़ चलता है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ें भरा जाता है और वो भी देखता है हाँ सही बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, यहाँ पे हम पढ़ाई नहीं कर सकते, 2 लाख रुपया लगेगा भाड़ा, या फिर 2 लाख रुपया फीस लगता है। इन सारे चीज़ों के कारण वो विवश हो जाते हैं, वो मजदूरी करने लगते हैं, बाल मजदूरी करने लगते हैं। इसको पता है कि हमें कंपनी में ही काम करना है। जो 10वीं पढ़ के गया वो भी यही कंपनी में काम करता है, मैं भी अभी 5वीं पढ़ के जाऊँगा फिर भी यही कंपनी में काम करूँगा, तो मेरे और इसमें क्या अंतर है? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इनके सामने है। तो ये एग्जाम्पल को ख़त्म किया किसके द्वारा चलाना चाहिए? सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा। समाज में बताया जाता है कि वो जो व्यक्ति था, ठीक है, तुम्हारे ही कास्ट से आता था, तुम्हारी जाति से आता था, देखो इसने 12वीं पास कर लिया लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं हुआ। जो नौकरी, जो मूर्ख है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी वो भी वही काम करता है जो ये करता है, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? ऐसे तरह से समाज में चलती है, प्रथाएं चलती है। इसके लिए सरकार और समाज दोनों जिम्मेवार है। अब उसके बाद देखेंगे कि शोषण के लिए जो प्रबल लोग हैं, जो कमजोर है, ठीक है, उनके लिए समाज और सरकार दोनों ही दोषी के कारण है। उसके बाद है भीख मांगना। वास्तव में सरकार के साथ सरकार की बड़ी बड़ी जो सामाजिक विडंबना है, विफलता है, इसका एक परिणाम माना जाता है। सरकार इतनी बड़ी चीज़ें बोलती है कि हमने ये योजना लाया, इन योजना के सहायता ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भीख मांगा जाता है, सरकार की जो योजना का फेलियर है वो यहाँ पे दिखा रहा है। समाज बताता है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समाज की विफलता आपका ये भीख मांगने वाला ही बता देता है कि हाँ ये भीख मांग रहा है, मतलब इनके समाज में अभी भी कुरीतियाँ मौजूद हैं, इनके यहाँ गरीबी अभी भी मौजूद है। ठीक, इससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि जैसे किसी को अत्यंत गरीबी और किसी को मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र के लिए घर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा आवश्यक मूलभूत विषय है। ये संविधान में बताया गया है कि संविधान में आपको मिलेगा। आर्टिकल अनुच्छेद आप देखेंगे 21 के तहत ये बताया गया है जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। आपको एक अच्छा खाना आपके जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। आपको एक थोड़ा सा कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना आपके जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। आपको अच्छा घर मिले, वो जीवन जीने का अधिकार होना है। रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रोटी हो, ये सारी चीज़ें क्या है? जीवन जीने का कहीं ना कहीं ये अधिकार है, जिसके मामले से आप ये कर सकते हैं। निष्कर्ष में राइटर क्या बता रहे हैं? निष्कर्ष में राइटर ये बता रहे हैं कि शोषण जो प्रथा है, ठीक है, वो जो कल्याणकारी है, इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और गरीबी जो है उनको रचनात्मक रूप से इस पर प्रकाश डाल के और इनके जो भी चीज़ें हैं इनके अंदर जाके आपको योजना चलाने की ज़रूरत है और समाज को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो शोषण हो रहे हैं उनकी संभावनाओं को पता लगाया जाए कि ये क्यों जा रहे हैं, ये भीख मांग क्यों रहे हैं, ये वेश्यावृत्ति में जा क्यों रहे हैं। इसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि आपको इसको अपराधीकरण बना देना चाहिए। तो हमने देखा कि अपराधीकरण से या फिर जो भी कल्याणकारी मुद्दे हैं भारत में, ठीक है, समाज में, उसको अपराधीकरण बनाने से संबंधित था।
तो आज के आर्टिकल में हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया कि आप बोधा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। और पीटी से रिलेटेड यदि इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट पीटी का न्यूज चाहिए तो उसके लिए आप बोधा इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे रोज पीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो पॉइंट होता है। ये आप यदि कवर करेंगे तो आपको ये जो नोट्स बनाने की चीज़ें हैं, ये नोट्स बनाने के लिए भी यहाँ से फोल्डर मटेरियल मिल जाएगा, और नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।